नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करेंगे नेपाल आंदोलन की सच्चाई और असामाजिक तत्वों और बाहरी शक्तियों का षड्यंत्र। नेपाल आंदोलन में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ बाहरी शक्तियों का षड्यंत्र रचा गया है और आंदोलन को विभत्स और भयानक रूप दे दिया गया। जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, उस आंदोलन में हिंसा का जन्म हो गया। इससे ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कोई न कोई बाहरी शक्तियां हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन्हें इस मौके की तलाश थी कि नेपाल में आंदोलन हो और उस आंदोलन में शामिल होकर हम युवाओं के जोश में आकर और अपने षड्यंत्र को पूरा कर सकें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये GNG का आंदोलन था तो बिल्कुल हम उसके समर्थन में हैं और समर्थन में होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, गरीबी के विरोध में, सामंतशाही और हिटलर शाही के विरोध में। जिस तरह से नेताओं ने परिवारवाद चालू करके गरीब आम जनता को एक एक दाने का मोहताज कर दिया और स्वयं की औलादें देश और विदेश में अय्याशी करती हुई फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। GNG ने विरोध किया, हम इसका समर्थन करते हैं। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो असली आंदोलन है इसका बीच में अपहरण कर लिया गया है। अगर GNG के छात्र, नेपाल की आम जनता और वो जनता जिसने वोट देकर सत्ता में दिया, वो इतनी द्रवित हो गई कि आंदोलन कर दिया। पर उस आंदोलन में जनता ये समझती थी कि ये जो चीज़ें हैं देश में वो हमारे और हमारे ही टैक्स के पैसे की, उनका नुकसान नहीं करना चाहती थी और करती भी नहीं। पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिलकर जनता को उकसाया, युवाओं को उकसाया और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ। जो राष्ट्रीय संपत्ति, जो युवा रोजगार और शिक्षा को बढ़ाने देने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो लोग राष्ट्र की संपत्ति का विनाश का कारण कभी नहीं बन सकते। इससे साफ साबित होता है कि निश्चित तौर पर विनाशकारी शक्तियां, विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन में शामिल होकर, आसपास के देशों के लोग शामिल होकर इस आंदोलन को विभत्स रूप दे दिया। और विभत्स रूप देने के बाद अब सारी बात स्पष्ट समझ में आती है। आप आंदोलन को एक बार गौर से, बारीकी से पढ़िए तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां पर क्या हुआ है। अब आपको बता दें, अगर ये आंदोलन आम जनता का था, GNG के छात्रों का था, युवाओं का था, शिक्षा बेरोजगारी के लिए था, देश में विकास की बात के लेकर था, भ्रष्टाचार को लेकर था, तो फिर मारपीट क्यों? और मारपीट किया क्योंकि ये घुसे और पुलिस ने गोलीबारी की। इससे जनता उग्र हो गई और मारपीट का अंजाम दिया। यहां तक तो बात पूरी तरह से समझ में आती है। पर जहां धार्मिक स्थलों पर प्रहार हो, तोड़फोड़ की जाए, वहां बात फिर घूम जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में आक्रमण करना इस बात को साबित होता है कि आंदोलनकारियों के साथ कुछ अनैतिक व्यक्ति और षड्यंत्रकारी लोग घुस गए जो हिंदू धर्म के मंदिर में भी प्रहार करना चाहते थे। अब हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों ने आतंक फैलाने के लिए जेल को दरवाजे तोड़ दिए, जेल को खुला कर दिए। और एक बहुत विचारणीय बात तो है कि जब जेल तोड़ा गया उस समय जेल में जो बंद थे उनके परिजन उनको लेने पहुंचे और जेल में एक एक से भयंकर अपराधी थे। अब ये अपराधी जब जेल से बाहर आए तो ये भी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन में शामिल होने के बाद मंत्री मिनिस्टरों के साथ मारपीट की ये तो जायज है, पर किसी महिला को अग्नि में जिंदा जला देना ये किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। ये केवल आतंकवाद का हिस्सा है, इसे हम आंदोलन नहीं कह सकते। ये निर्दयतापूर्ण कार्य है, वो चाहे GNG के छात्रों ने किया हो या षड्यंत्रकारियों ने किया हो। ये निश्चित तौर पर राष्ट्र, देश और समाज और संवेदना सब पर एक कलंक है। भले ही डंका पीट के GNG के छात्र आज उत्सव मना रहे हों, पर इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर किसी एक महिला को जिंदा जलाया है तो समाज, देश और संवेदना सभी की हत्या की है। और ये हत्या निश्चित ही
छात्रों ने नहीं, उन षड्यंत्रकारियों ने की जो जेल से बाहर आ गए, जो देश के बाहर की शक्तियां इस बात को चाहती थी कि नेपाल में ऐसा हो और हमारा कब्जा हो, और उन्होंने ऐसे अपराध को अंजाम दे दिया। इसको करने के बाद छात्रों के नाम पे ये पशुपतिनाथ मंदिर भी गए और तोड़फोड़ करने की कोशिश की, और पूरे देश में बंदूकें और तमंचे लेके गोलीबारी करने लगे। पर इस बात का अंदाजा आर्मी को तत्काल हो गया, और आर्मी ने इस पे एक्शन लेते हुए कार्यवाही को कहा कि जीएनजी के छात्रों, आप कृपया सुरक्षित हो जाएं, अपने घर में घुस जाएं, अब इनसे हम निपटेंगे। इससे स्पष्ट समझ में आता है, और जिसके नहीं समझ में आता वो बेवकूफ है। अगर ये लोग आंदोलनकारी थे तो अभी तक आर्मी नहीं आई, अब आर्मी क्यों आ गई? फिर इनके हाथों में हथियार, बंदूक ये कहां से आ गए? तो जो अपराधी छूट कर आ गए, उन्होंने सबसे पहले न्यायालय में, मंत्रालय में जाके कागज जलाए, कोर्ट के नियमों को जलाया, ताकि पुनः उनको पकड़ने में, फंसाने में दिक्कत आए। क्योंकि जो भी सरकार बनेगी तो उस लिस्ट को जरूर उठाएगी जो जेल में से भागे हैं। उन्हें बरी नहीं किया गया, वो जेल तोड़कर भागे हैं, और उसमें जेल तोड़ने का भी अपराध शामिल होगा। और जो इसके साथ में है कि महिला को ठीक, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँ, भारत में भी कुछ लोग सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये बात कहते हैं कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो किसको जूते मारोगे। अरे तुम तो असली भारतीय नहीं हो। जिस समय आपने ये शब्द सोशल मीडिया में लिखा, उसी समय देश के पहले गद्दार आप हो। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ धर्म, संवेदना और शास्त्र और शस्त्र सभी सुसज्जित रखे हुए हैं, और ऐसा बोलने वालों के साथ सरकार को देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जो अपने देश के संप्रभु सरकारों के बारे में, देश के बारे में गलत मानसिकता पैदा कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल भी जनता को नेपाल का वास्ता देके भटकाने का काम करते हैं। तो हमारे देश की जनता और युवाओं को समझना चाहिए कि आंदोलन और आंदोलन तीनों में बड़ा फर्क होता है। आंदोलन रहने दी, आंदोलन न करें। बाहरी शक्तियों का समावेश अपने आंदोलन में बिल्कुल ना करें। अगर युवा आंदोलन, जैसे एससी का आंदोलन हुआ, हम उनके साथ में और पक्ष में बात किए। भ्रष्टाचार के विरोध में हम हमेशा खुलकर बात करते हैं। पर कोई राजनीतिक दल युवाओं को उकसाकर राष्ट्र की क्षति पहुंचाए और अभद्र और अनैतिक टिप्पणियां करके समाज में विद्रोह फैलाने का प्रयास करता है, इसे आम जनता को भी समझना होगा। और ऐसे लोगों को, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो या किसी मीडिया में हो, अगर इस तरह की गलत तरीके की पोस्ट करते हैं तो प्रशासन को उनको चिन्हित कर उन्हें उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए, और पिछवाड़ा इतना मारा जाए कि लाल कर दिया जाए, ताकि दोबारा कोई राष्ट्र के विरोधी शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत न करे। ये हमारा देश है और हमें इस देश से प्यार है, और हमारे देश में हमेशा संवेदना, धर्म, शास्त्र, शस्त्र, सारी चीज़ों का उपयोग एक नियमावल तरीके से होता रहा है, और आज भी हमारे देश के युवा लोग इसका पालन करते हैं और आने वाले दिनों में भी पालन करेंगे। हालांकि सरकार ने कुछ आक्रामक रवैया कई जगह पे अपनाया है, तानाशाह का रुख अपनाया है, तो सरकार को भी समझना चाहिए कि युवाओं के हित की बात, किसानों के हित की बात का जिस तरह सरकार दमन चक्र चला रही है, ये उचित नहीं है। अब उसे नेपाल से सीख लेना चाहिए और अपने बातों को योग्य व्यक्ति को ही सत्ता और पद देना चाहिए, नेता के बेटी, बेटा, पोती, पोता को नहीं तो हालात पर सुधारना कठिन हो जाता है। दोस्तों नमस्कार।